हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल केएल कोचिंग क्लासेस प्रताप नगर उदयपुर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स का बहुत ही इजी किंतु बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या इत्यादि आएंगे। आज हम इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे भविष्य में इन सब को लेकर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने बचपन में गिनती तो सीखी ही होगी। तो गिनती हमेशा किससे कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत यानी प्रकृति से प्रदत्त है ना। इनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। गिनती जो होती है, काउंटिंग हमेशा एक से स्टार्ट होती है। तो एक, दो, तीन, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। और इन्हें हमेशा किससे दर्शाते हैं? एन से। यह सबसे छोटा ग्रुप होता है संख्याओं का। इससे थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो और मिला दिया जाए तो वो पूर्ण हो जाती है। प्राकृत संख्याएं यानी काउंटिंग जो है एक से शुरू होती है। और आपको पता ही है कि भारत हमेशा से विश्व को दिशा दिखाता रहा है। तो गणित के क्षेत्र में भी हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार किया था। और जब जीरो प्राकृत संख्याओं के अंदर मिली तो संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, यानी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। कुछ समय बाद जो गणितज्ञ थे उन्होंने सोचा कि अगर प्लस वाली संख्या हो सकती है तो माइनस वाली क्यों नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि जीरो से पीछे की तरफ गए और वहाँ पर -1, -2, -3 इस तरह की संख्या उन्होंने लिखी। तो उन्होंने सभी धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं तथा जीरो इन सभी को मिलाकर एक नया ग्रुप बनाया, जिसे कहा उन्होंने पूर्णांक। उसके बाद अब उन्होंने देखा कि पूर्णांकों के मध्य में पॉइंट वाली और बटा वाली संख्या भी आती है। तो जब उन बटा वाली संख्याओं को या पॉइंट वाली संख्याओं को हम और जोड़ देते हैं तो ये सब मिलके क्या कहलाती है? रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याएं। अब देखिए, एक नंबर और बच गया है अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल। जो भी रूट वाली संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 इत्यादि। जब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसी की चर्चा हम जो अपने विशेष तथ्य हैं उसके अंदर और करेंगे। चलिए अब विस्तृत देखते हैं इन्हें। पहला होता है प्राकृत संख्या, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं और तीसरा जो ग्रुप होता है या समूह होता है वो होता है पूर्णांक। तो आपको ऐसे याद रखना है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। जैसे आपको ये एक नाम याद रखते हैं 3 शब्द का, जैसे हरिवंश राय बच्चन, तो ये आपको आसानी से याद हो जाता है। उसी तरह से हमें याद रखना है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। क्या बोलेंगे हम? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है क्या कहलाती है? प्राकृत। अभी बताया भी था, जो नेचुरल है, प्रकृति से प्राप्त है। गिनती जो होती है हमेशा कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि हमारे जो भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और तब जाकर संख्याएं क्या हुई थी? पूर्ण हुई थी। पूर्ण यानी पूरी हुई थी। तो सबसे छोटा ग्रुप है प्राकृत संख्या, उससे बड़ा ग्रुप है पूर्ण संख्या। इसके बाद देखते हैं हम पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है वो क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? पूर्णांक। तो क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अगला आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की अगर परिभाषा देखें तो क्या होगी? वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q यानी भिन्न रूप में होनी चाहिए। कोई भी संख्या ऐसी जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो हमेशा क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है। और जहाँ कोई q क्या ना हो? जीरो ना हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब किसी भिन्न के हर में जीरो आता है तो गणित में मान्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या रखा है कि p/q रूप में तो होगी पर q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण में मैंने लिख रखा है NWZ। n यानी नेचुरल नंबर, w यानी होल नंबर और z यानी इंटीजर्स। बहुत बार आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें आपको इस तरह के जो लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाते हैं, पूर्ण संख्याओं को w से दर्शाते हैं और जो पूर्णांक है उन्हें z से दर्शाते हैं। वो परिमेय संख्याओं के अंदर पॉइंट वाली संख्या भी आएगी और बटा वाली संख्या भी आ जाएगी और उसमें माइनस वाली तो आएगी ही, ये आपको पता ही है। अब देखिए अंतिम बचा है अपरिमेय संख्याएं।
वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, सिंपल सी बात है, जो परिमेय नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्याओं का सबसे अच्छा जो पहचानने का जो तरीका है वो है रूट वाली संख्या। जैसे मैंने लिख रखा है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 और √11। अब यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि मैंने √4 नहीं लिखा है और √9 भी नहीं लिखा है, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 और √9 की जो वैल्यू होती है वो है 3। तो कहने का मतलब रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय होगी, पर उसके रूट का जो मान है वो एक कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या। देखिए अब नंबर लाइन या संख्या रेखा पर हम इसको समझते हैं। तो ये संख्या रेखा है जहाँ पर एक तरफ है ऋणात्मक पूर्णांक, एक तरफ है धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा जो ग्रुप है वो है प्राकृत संख्याओं का। तो देखिए वह शुरू हो रहा है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 इस तरह से चलेगा, उसे हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। दूसरा जो ग्रुप है वो है पूर्ण संख्याओं का, और पूर्ण कब होगा, जब उसके अंदर क्या मिलेगा, 0। और जब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं मिल जाएगी तो उन्हें हम क्या कह देंगे, पूर्णांक। तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, इसी सीरीज में आप याद करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक आपको विशेष तथ्य ध्यान रखना है, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि उसमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या थी, उसी को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब जो संख्याएं हैं उन्हें दो भागों में बांट रखा है, एक तो होता है सम और एक है विषम। और आपको याद क्या रखना है, जो सम है वो विषम नहीं हो सकती है और जो विषम है वो सम नहीं हो सकती है। सम संख्या किसे कहेंगे, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसे हम कहेंगे सम संख्याएं, और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं का उदाहरण क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, या जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 लगेगा उन सभी को हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। सम संख्याओं का और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो भाजकता के जो नियम की जो एक वीडियो बना रखी है उसे आप देख लें, तो उसके अंदर मैंने सम, विषम और भाजकता के जो जितने भी नियम हैं उन सभी को आसान शब्दों में समझा रखा है। तो चलिए विषम संख्या की बात करते हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 57 ये सभी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। याद रखना है, जो सम है वो विषम नहीं है और जो विषम है वो सम नहीं है, जो परिमेय है वो अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय वो परिमेय नहीं है। याद रखना है, वो प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। एक बार इनको आप वापस रिपीट कीजिए तो आपको याद रहेगा। देखिए अगला, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक तथा उसी संख्या से विभाजित होती है। कहने का मतलब कोई एक संख्या जिसमें या तो उसी संख्या का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाता है या 1 का जाता है। 11 में 11 का ही भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 9, पर 9 में क्या है, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसीलिए 9 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है अपने को कि 2 जो है वह सम होते हुए भी अभाज्य है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें इस बात को बता रखा है, पर एक बार आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला जो है वो है संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें एक तथा उसी संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या, या इसको भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं। अभाज्य मतलब किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, और भाज्य जिसमें उसी संख्या के अलावा किसी भी संख्या का भाग जा सकता है उसे भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या हम कह सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 10, 9, 12, तो 4 में 2 का भाग जाता है, 6 में भी 2 का जाता है, 3 का जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 2 और 5 का जाता है, 3 में 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, इन सब का भाग जाता है। तो ये सभी क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या है। मतलब जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनी हुई है उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या है। अंतिम है सहभाज्य संख्याएं। अब बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, अभाज्य और सहभाज्य। देखिए अभाज्य संख्या और सहभाज्य दोनों अपने आप में अलग अलग कंसेप्ट हैं। अभाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें किसी उसी संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, जबकि सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्या होती है जिनमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 संख्या ली मैंने, उसके अंदर कोई भी गुणनखंड अगर कॉमन नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या है। जैसे उदाहरण दे रखा है 2 और 3, तो 2 और 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। दोनों का जब अपन HCF निकालेंगे यानी कि मसब निकालेंगे तो उनका हमेशा मसब कितना आएगा, 1 आएगा।
तो उन्हें हम कहेंगे सअभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिया है 15 और 22, 15 में 3 और 5 का भाग जा रहा है और 22 में 2 और 11 का भाग जा रहा है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 15 में भी जाए और 22 में भी जाए, तो दोनों ही संख्या में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इन्हें सअभाज्य संख्याएं। देखिए कुछ विशेष तथ्य हैं। पहला तथ्य है एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में तो ये इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य है। दूसरा तथ्य है दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी संख्या है सारी विषम संख्या है जो कि अभाज्य है। केवल मात्र दो ही ऐसी संख्या है जो क्या है सम होते हुए भी अभाज्य है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तीसरा जो पॉइंट है ये है कोई भी संख्या या तो सम होगी या फिर विषम। कोई भी संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती है कि सम भी हो जाए और विषम भी हो जाए। चौथा पॉइंट है कोई भी संख्या या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय। पांचवा पॉइंट है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है और सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है। आपको जो ग्रुप बताए थे उसमें जो छोटा ग्रुप है वो सभी क्या आएगा, बड़े ग्रुप के अंदर आएगा। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है और परिमेय संख्याएं होती है। सभी जो पूर्णांक हैं वो क्या होती है, परिमेय, क्योंकि पूर्णांक से जो बड़ा ग्रुप है वो है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या है वो प्राकृत भी, सभी प्राकृत भी परिमेय हैं, सभी पूर्ण भी परिमेय हैं, सभी पूर्णांक भी परिमेय हैं। आपको इतना से याद रखना है, सबसे छोटा ग्रुप प्राकृत संख्याओं का, उससे बड़ा पूर्ण का, उससे बड़ा पूर्णांक का, उससे बड़ा परिमेय का। तो जो छोटे ग्रुप हैं वो सब के सब बड़े में आएंगे, बड़े वाले छोटे के अंदर नहीं आएंगे। बस इतना से याद रखना है आपको। अगला है सातवां, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, अभी बताया था मैंने। और आठवां जो है इनका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। जैसे कि 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृत नहीं है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, क्योंकि 0 जो है वो क्या एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अंतिम पॉइंट है 0 जो है वो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।